हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड क्लास मिनरल्स के बारे में। हमने पहले क्लास में पढ़ा था मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे उसके बाकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था मिनरल्स क्या चीज़ होती है, मिनरल्स क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़े थे हमने, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, कंटिन्यू अपन पढ़ रहे हैं मेजर मिनरल्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम के बारे में पढ़ा था, और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था, और क्लोराइड के बारे में। इन तीनों चीज़ों का हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट क्लास के अंदर। आज सेकंड क्लास है जिसके अंदर अपन बाकी जो फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहें। इसके बाद अपन ट्रेस मिनरल्स बाकी रहेगा, उसकी एक क्लास के अंदर अपन ट्रेस मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू अपन पढ़ते हैं। हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम और क्लोराइड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम क्या चीज़ है, इसके क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, आरडी इसके क्या होगा, ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसी सीक्वेंस के अंदर आपको एग्ज़ाम में बताना है। तो बात करते हैं बस सोडियम की। सोडियम इज़ द मोस्ट एबिडेंट आयन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जो इसका मेन फंक्शन होता है, इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो नर्वस सिस्टम के अंदर भी हेल्प करता है सोडियम, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है उसके अंदर हेल्प करता है। तो आज देखते हैं अपन क्या क्या है इसके फंक्शन। सोडियम हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जिसका पहला फंक्शन है सोडियम का, सोडियम हेल्प करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में। जो नर्व इम्पल्सेस होती है, ठीक है, जो नर्व ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है। इसका मेन रोल होता है नर्व सिस्टम के अंदर। ये क्या करता है, जो नर्व होती है उसको प्रॉपरली सेंसेशन करवाता है। ठीक है, अगर प्रॉपरली सेंसेशन करवाएंगे तो सेंसेशन बॉडी के अंदर आसानी से और अच्छी तरह से महसूस हो सकते हैं। तो इसका मेन रोल क्या हो गया, ये आसानी से ट्रांसमिशन कराता है नर्व इम्पल्सेस का। तो सोडियम हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस में क्या कराता है, हेल्प करता है। सेकेंड है इसका, सोडियम आयन आर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोज इन द इंटेस्टाइन। सोडियम आयन आर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। इसमें बता रखा है जैसे ग्लूकोज है, गलेक्टोज है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज गलेक्टोज है, उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन आसानी से करवाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया इसका, सोडियम आयंस आर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोज इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, इट मेंटेन हार्ट बीट एंड सेल परमेबिलिटी। ठीक है, ये क्या करता है, सेल की जो परमेबिलिटी होती है उसको भी मेंटेन करता है। सेल की परमेबिलिटी के साथ साथ जो हार्ट बीट होती है उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मली अपन को पता होना चाहिए कि सोडियम क्या चीज़ है। ठीक है, इसको अपन टर्म के अनुसार देखें, अगर इसकी कमी हो जाती है तो अपन बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, अगर ब्लड के अंदर इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके ब्लड के अंदर इसकी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव मात्रा हो जाती है, उसको बोला जाता है हाइपरनेट्रीमिया, जिसके अंदर इंक्रीज हो जाता है सोडियम की मात्रा। ठीक है, तो ये है सोडियम। इसके सोर्सेज की बात करें तो सोडियम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो देखें। हाई सोडियम फूड्स आर प्रोसेस्ड फूड सच एज कैनन फूड, पिकल्स, पापड्स, चिप्स, साल्ट्स, नट्स। जिसके अंदर साल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर सोर्सेज सोडियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके अंदर साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर सोडियम की मात्रा भी
वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, हाई सोडियम फूड्स आर प्रोसेस्ड फूड सच एज कैनड फूड, पिकल्स, पापड्स, चिप्स, साल्टेड नट्स इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसके सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, ये सोडियम की मात्रा अगर एक्सेसिव हो जाती है तो भी नुकसान हो सकता है बॉडी के अंदर, अगर कम है तो भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर शुड जनरली अवॉइड सच एज हाई साल्टेड फूड। हमने इससे पहले पढ़ा था कि सोर्सेज क्या है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा प्रेजेंट होती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बताया गया है कि ऐसे जो पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन की कंडीशन है या उसके किडनी फेल है या रीनल फेलियर पेशेंट है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, सोडियम को अवॉइड करना है। अगर प्रॉपरली अपन इन चीज़ों के अंदर सोडियम अवॉइड करेंगे तो अपन को ये कंडीशन बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है, तो पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड पेशेंट्स ऑफ रेनल फेलियर शुड जनरली अवॉइड सच एज हाई साल्टेड फूड्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन RDS की। RDA क्या होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब कितना अपन को पर डे इस सोडियम की ज़रूरत होगी। ठीक है, इतना तो नॉर्मली अपन को बॉडी के अंदर पर डे होना चाहिए, तो ये बोला जाता है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो इसमें बता रखा है, द एस्टिमेट सेफ एंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ सोडियम इज एस्टिमेटेड बिटवीन 1100 से 1200 mg ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 1100 से 1200 mg अपन के बॉडी के अंदर ये लेना चाहिए, इतना तो बॉडी के अंदर अपन को इंटेक करना ही है, mg ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये RDA दे रखा है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफ सोडियम अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया और सीवियर डायरिया के बारे में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन भी ऐसी होती है जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर। ठीक है, एक्सेसिव के अंदर जो देखने को मिलती है वो अपन को मिलेगी टॉक्सिसिटी की वजह से। अगर जो डेफिशिएंसी की वजह से मिलती है वो मिलेगी अपन को इसकी कमी, मतलब डेफिशिएंसी हो रही है इसकी। ठीक है, और टॉक्सिसिटी हो रही है तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी के अंदर क्या मिलेगा अपन को, और सोडियम अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले बता रखा है स्वेटिंग होना। ठीक है, वोमिटिंग भी होती है, एक्सेसिव के अंदर भी हो सकती है कंडीशन। ठीक है, ये सारी कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है, क्योंकि मिनरल्स है तो मिनरल से डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी ये कर सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और इसकी कमी की वजह से डायरिया भी देखने को मिल सकता है। ये जनरल कंडीशन है, ये अपन को देखने को मिल सकती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी में एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सोडियम इज एसोसिएटेड विथ hypertension in susceptible person. In normal person the body regulates the balance through various process and increased consumption of sodium is excreted in the urine. एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होके बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें बता रखा है, जैसे हमने विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स पूछे गए थे तो उसके अंदर क्या था, टॉक्सिसिटी, जिसको अपन बोलते थे ओवर कंजप्शन हो रहा था। तो उसके अंदर क्या था कि ज़्यादा ओवर कंजप्शन की वजह से क्या था, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर भी बताया गया है कि जो सोडियम है, अगर एक्सेसिव कंजप्शन हो रहा है सोडियम का, तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सोडियम इज एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन इन ससेप्टिबल पर्सन इन नॉर्मल। ठीक है, इन नॉर्मल पर्सन द बॉडी रेगुलेट द बैलेंस थ्रू वेरियस प्रोसेस एंड इंक्रीज कंजप्शन ऑफ सोडियम इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक है,
ये नॉर्मली हाइपरटेंशन वाले कंडीशन के अंदर ससेप्टिबल पर्सन के अंदर हो सकता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या करता है, ये बॉडी रेगुलेट करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकता है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या करेगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, ताकि कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल पर्सन के अंदर। और जिसके अंदर रिनल फेल है या हाइपरटेंशन कंडीशन है तो उसके अंदर तो ये कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है, ठीक है। ये था सोडियम के बारे में, जिसमें हमने देखा था सोडियम इज़ द मोस्ट एब्यूडेंस आयन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। इसके फंक्शन पढ़े थे, जो सोडियम का फंक्शन क्या था, सोडियम हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सोडियम आयंस आर द एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लेक्टोज इन द इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट क्या था, इट मेंटेन हार्ट बीट एंड सेल परमेबिलिटी। इनके अंदर भी ये कंडीशन लागू कर सकता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है हार्ट बीट को और सेल परमेबिलिटी को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेशियम के बारे में, ठीक है। जैसे सोडियम है वैसे भी पोटेशियम की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो पोटेशियम भी एक मिनरल्स है, इसको भी अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के या मैक्रो मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं मैक्रो मिनरल्स के अंदर पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर भाई क्या क्या कैसे कैसे अपन को ज़रूरत होती है, उसी अनुसार अपन 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेजर मिनरल्स है उसकी रिक्वायरमेंट अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg ए डे, ठीक है। क्या होती है, जो मेजर मिनरल होता है उसका रिक्वायरमेंट अमाउंट होती है ग्रेटर देन 100 mg ए डे। और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिसको अपन माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं उसकी 100 mg से कम होती है, ठीक है। इसका मतलब जो मेजर मिनरल्स के अंदर ही आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर, ठीक है। हमने सोडियम डिस्कस किया था, अब नेक्स्ट है पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम के अंदर डिस्कस करेंगे अपन क्या चीज़ है पोटेशियम और किस किस प्रकार की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है इसके अंदर, और क्या क्या कंडीशन इसके अंदर लागू होती है। बात करते हैं अपन पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम भी एक मिनरल्स के रूप में काम में लेते हैं अपन बॉडी के अंदर। इट इज़ असेंशियल मिनरल्स के रूप में जाना जाता है इसको। इट इज़ एन असेंशियल मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इज़ द मेन इंट्रासेलुलर आयन फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल्स। जो सोडियम था वो क्या था, सोडियम को अपन बोलते थे एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर काम आता है, ये आता है इंट्रा सेलुलर आयंस होते हैं, ठीक है। पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इसका जो पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। तो पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कार्डिक मसल्स, ठीक है। कार्डिक मसल्स के अंदर भी ये हेल्प करता है। तो पोटेशियम क्या चीज़ है, ये एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर के अंदर पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। इंट्रासेलुलर आयंस है, ठीक है। पोटेशियम का मेन जो रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जैसे सोडियम का था वैसे वैसे इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। तो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल क्या है इसका, ट्रांसमिशन करना नर्व इम्पल्सेस का। और उसके साथ साथ में इसका असेंशियल जो रोल होता है वो होता है कार्डियक मसल्स के अंदर, ठीक है। कार्डियक मसल्स को प्रॉपरली फंक्शनिंग कराने का भी काम किसका होता है, पोटेशियम का काम होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स के अंदर भी प्रॉपर काम करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। बात करें इसके सोर्सेज की तो फ्रेश फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट्स है वो एक गुड सोर्सेज है पोटेशियम का। जैसे ऑरेंज है, बनानाज है, पोटैटोज है, मीट, मिल्क प्रोडक्ट एंड लेग्यूम्स आर रिच इन पोटेशियम्स, ठीक है। तो सोर्सेज की बात करें तो इसमें बता रखा है कि फ्रेश फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, ठीक है। गुड सोर्सेज कौन सा है, फ्रेश फ्रूट्स है उसको गुड सोर्सेज बोला गया, जिसके अंदर बताया गया ऑरेंज है, बनाना है, पोटैटोज है, मीट है, मिल्क है, ये सारे प्रोडक्ट है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट है,
और सबसे ज़्यादा जो रीच जिसके अंदर पाया जाता है वो है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स आर रीच इन पोटेशियम। ठीक है, तो लेग्यूम्स के अंदर क्या पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है रिच अमाउंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी के बारे में। अगर डेफिशिएंसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो इसके बता रखा है इट इज़ रेयर एज इट प्रजेंट इन ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन इसमें बता रखा है ये बहुत रेयर होता है, मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि ये डिजीज़ होगी या कंडीशन लागू होगी। इट इज़ रेयर एज इट प्रजेंट इन वाइड वेराइटी ऑफ फूड। ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ फूड के अंदर देखने को मिल सकती है। लॉस ऑफ पोटेशियम कैन कॉज कन्फ्यूजन, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस एंड डेथ। ठीक है, एक तो ये रेयर केस में इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी और दूसरी है इसकी लॉस ऑफ पोटेशियम कैन कॉज कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है किसी ना कि मतलब पोटेशियम क्या काम कर रहा था, इसका मेन फंक्शन था पोटेशियम का प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस में के अंदर इसका मेन रोल था, मेन फंक्शन था, और कार्डियक मसल्स के अंदर फंक्शन था। तो इस दिखती बात है कि अगर इसका जो फंक्शन है नॉर्मली अगर जो प्रेजेंट होता है तो ये फंक्शन काम कर रहा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, इसकी कमी देखने को मिलती है, तो ये सारे जो फंक्शन हमने नॉर्मल पढ़े थे वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन हो रहे थे तो अच्छे से नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन नहीं होंगे। कार्डियक मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही थी तो इसकी डेफिशिएंसी में वो भी नहीं होगी। तो क्या क्या उसके साथ साथ में और कंडीशन आ सकती है, वो आ सकती है लॉस ऑफ पोटेशियम कैन कॉज कन्फ्यूजन। ठीक है, पोटेशियम लॉस होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, वीकनेस एंड डेथ जैसी कंडीशन भी हो सकती है। वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर और डेथ भी हो सकती है। ये सारे डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है अपन को पोटेशियम की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसके आरडीए के बारे में। ठीक है, आरडीए आपको पता है 2 to 3 ग्राम पर डे के अंदर बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, 2 से 3 ग्राम तो अपन को बॉडी के अंदर आरडीए लेना ही लेना पड़ेगा अपन को, जो सोर्सेज बता रखे हैं उसके अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो बोला जाता है उसको, जो डेली अपन को अलाउंस चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलेगी। अगर ये सोर्सेज अपन प्रॉपरली लेते हैं तो अपन को 2 से 3 ग्राम पर डे प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, तो आरडीए जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको बोला जाता है वो आरडीए कितना है, 2 से 3 ग्राम पर डे। ठीक है, 2 से 3 ग्राम पर डे आरडीए होना चाहिए ताकि प्रॉपरली पोटेशियम बना रहे। उसके बाद में आता है टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी भी इसकी बहुत रेयर है। इट इज़ रेयर एज बॉडी रेगुलेट द पोटेशियम इन द बॉडी विद द हार्मोन एल्डोस्टेरोन्स। ठीक है, तो इसका कोई खास टॉक्सिसिटी की नहीं है, खास टॉक्सिसिटी की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, इस तरह से हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। ठीक है, तो सोडियम क्या थी, पोटेशियम, सोडियम तो था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और पोटेशियम था इंट्रा सेलुलर आयंस। दोनों आयंस है इंट्रा और एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट है सल्फर के बारे में। तो सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल अमीनो एसिड। ठीक है, सल्फर एक सेवरल अमीनो एसिड्स हैं, इसका भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये भी उसी कंडीशन के अंदर आती है जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ट्रेस एलिमेंट्स अभी स्टार्ट नहीं किया है, कंटिन्यू वही चल रहा है। तो सल्फर भी उसी का रूप है, मैक्रो मिनरल्स का रूप है। तो सल्फर के अंदर पढ़ते हैं, सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो सेवरल अमीनो एसिड्स होते हैं और इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ थायमीन्स, बायोटीन एंड हार्मोन इंसुलिन्स। ठीक है, ये थायमीन के रूप में यूज में आते हैं, एक पार्ट होता है सल्फर थायमीन का, बायोटीन का एंड हार्मोन इंसुलिन का। ठीक है, इसके रूप में भी ये बॉडी के अंदर काम करता है, काम आता है। ठीक है, जैसे थायमीन है,
थायमिन तो B1 विटामिन के रूप में आता है, बायोटीन है ये भी विटामिन से, और हार्मोन इंसुलिन है। ठीक है, तो इसके अंदर ये वो ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है RDA। तो नो RDA हैज़ बिन एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, इसका जो RDA एस्टाब्लिश्ड नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एस्टाब्लिश नहीं है कि भाई यही इतने अमाउंट के अंदर अपन को पर डे लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज की बात करें तो इट इज़ रिच इन प्रोटीन कंटेनिंग फूड लाइक एग, मिल्क, लेग्यूम्स, चीज़ एंड मीट। ठीक है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन कंटेनिंग फूड लाइक एग। ये सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन के अंदर अपन को इसके कंटेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से प्रोटीन के अंदर मिलेगा? तो प्रोटीन लाइक जो भी फूड है वो देखने कौन से मिलेंगे अपन को? एग है, एग के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मिल्क है, मिल्क में भी होती है, लेग्यूम्स है, चीज़ एंड मीट के अंदर प्रोटीन की मात्रा अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिस फूड के अमाउंट के अंदर अपन को प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी उसके अंदर ये सोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी के बारे में। तो डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी आर वेरी रेयर, लगभग होती नहीं है और वेरी रेयर है। ठीक है, वेरी रेयर कंडीशन के अंदर ये अपन को टॉक्सिसिटी और ये डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ना तो कमी देखने को मिलेगी ना ही अपन को इसको इंक्रीज होगी, क्योंकि पर्टिकुलर इसका RDA नहीं दे रखा है। पर्टिकुलर RDA नहीं होने की वजह से क्या होगा, अपन पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होगा, यह कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फास्फोरस की। तो फॉस्फोरस में जो मेन फंक्शन होता है वो होता है 80% ऑफ फॉस्फोरस इज़ कंटेन इन बोन एंड टीथ। जो 80% फॉस्फोरस है वो कंटेन किस में पाया जाता है? बोन एंड टीथ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो जैसे कैल्शियम है वैसे ही फॉस्फोरस है। तो 80% फॉस्फोरस किस में होता है? बोन एंड टीथ में होता है। लेकिन कैल्शियम का कितना होता है? 99% कैल्शियम बोन्स एंड टीथ के अंदर पाया जाता है। तो इसमें बता रखा है कि 80% ऑफ फॉस्फोरस इज कंटेनिंग इन बोन एंड टीथ। फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और ये रेगुलरिटी के अंदर मेटाबॉलिज्म कराता रहता है ताकि जो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्टेप्स है उसको मेंटेन कर सके। तो इसलिए क्या कराता है ये? फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है इट अकर इन सेल्स एज पार्ट ऑफ DNA एंड RNA द जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, और क्या करता है? सेल्स इज पार्ट ऑफ DNA एंड RNA। फॉस्फोरस क्या है? इसका रूप में DNA RNA के सेल्स के रूप में भी हेल्प करता है जो जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसका जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। नेक्स्ट बता रखा है इसके अंदर इट हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस बॉडी के अंदर ताकि बॉडी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, प्रॉपरली एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपरली बॉडी को अपन क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बता रखा है इट हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है इसके अंदर सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज की बात करें जैसे मिल्क है, मीट है, मिल्क के अंदर भी फॉस्फोरस है, मीट है, चीज़, एग, फिश, ऑयल सीड्स एंड ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स एंड गुड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो मिल्क है, मीट, चीज़, एग, फिश, ऑयल सीड एंड ग्रीन लेफी वेजिटेबल एंड गुड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। इनके अंदर भी ये
सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और जो अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और टॉक्सिसिटी के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसमें बता रखा है जो मिल्क, मीट, चीज़, एग, अगर ये अपन कंटिन्यूटी के अंदर रखते हैं, सोर्सेज जो लेते हैं, तो अपन को फॉस्फोरस की कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद में बता रखा है ये तो चीज़ नॉर्मली अगर लेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस नॉर्मल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और ज़्यादा हमने ये सोर्सेज लिया या ज़्यादा अपन ने कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ किए किसी प्रकार के, तो इस चीज़ की टॉक्सिसिटी या और कंजप्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी के बारे में। तो डेफिशिएंसी इज़ रेयर एज फॉस्फोरस इज़ प्रेजेंट इन ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब लगभग होती नहीं है, लेकिन होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर अमाउंट के अंदर अपन कुछ चीज़ यूज में करते हैं, फूड वूड जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, तो ये देखने को मिल सकती है। इट कैन अकर व्हेन देयर इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिल सकता है। रेयर है लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने से मिल सकता है। उसकी वजह से अपन को ओस्टोमेलेशिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। बोन का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होना, बोन प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करना, और बोन जैसे बोन के अंदर वीकनेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ब्रेक होना, आसानी से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ओस्टोमेलेशिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। प्रॉपरली ग्रोथ का नहीं बढ़ना, ठीक है। इसका कारण ये है कि ओस्टोमेलेशिया कंडीशन तो इसलिए हो रही है क्योंकि विटामिन डी की कमी हो रही है इसके अंदर। अगर प्रॉपरली विटामिन डी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या मिल सकता है अपन को, बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन इसमें बता रखा है ओस्टोमेलेशिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन इसलिए बता रखा है क्योंकि प्रॉपरली बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉपरली बोन का ग्रोथ नहीं होगा, तो उसकी वजह से ग्रोथ प्रॉपरली जो नॉर्मली ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी, उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन बोला गया है, मतलब उसकी वजह से ग्रोथ प्रॉपरली नहीं बढ़ेगी उसकी। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसका सबसे ज़्यादा रोल हो रहा था क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन क्या था कि 80% ये फॉस्फोरस कंटेन है, बोन एंड टीथ के अंदर काम में आ रहा है और एनर्जी के मेटाबॉलिज्म करा रहा है, ठीक है। मतलब बोन्स के अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुआ तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जो बोन एंड टीथ के अंदर ये प्रेजेंट हो रहा था 80%, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे ओस्टोमेलेशिया है, ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, बोन से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अपन अब बात करते हैं आरडीए के बारे में। आरडीए क्या, अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा अपन को 400 mg और चाइल्ड के अंदर 500 mg और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर मिलेगा अपन को 1000 mg, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे क्या कितना होगा, 1000 mg प्रेजेंट होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ मिलेगा अपन को, कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर 400 mg, चाइल्ड के अंदर 500 mg और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कितना मिलेगा, 1000 mg, ठीक है। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना मिलना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टॉक्सिसिटी के बारे में। तो इट इज़ रेयर हायर कंजप्शन ऑफ फॉस्फोरस देन कैल्शियम कैन कॉज बोन रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे जो कंडीशन देखने को मिल रही थी अपन को कैल्शियम के अंदर, वो सेम टॉक्सिसिटी भी अपन को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो रेयर हायर कंजप्शन ऑफ फॉस्फोरस देन कैल्शियम एंड कैन कॉज बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बोन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बार बार, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो रही है, ओवर कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल फॉस्फोरस का अमाउंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था आरडीए 400 mg अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर इतना, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर इतना। अगर इनके अलावा अपन ज़्यादा अगर आरडीए लेते हैं तो ये टॉक्सिसिटी
ज़्यादा का मतलब है बहुत ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा डबल हो जाता है तो टॉक्सिसिटी के अंदर काउंट होने लग जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, बोन का रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा। और उसके साथ साथ में अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो कैल्शियम या फॉस्फोरस की वजह से स्टोन जैसी कंडीशन भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो स्टोन भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था सोडियम के बारे में, सोडियम क्या चीज़ है। उसके बाद में पोटेशियम के बारे में, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और सल्फ़र, ये 4 प्रकार के हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने पढ़ा था कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के बारे में। जो मैक्रो एलिमेंट्स है उसका सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, 7 प्रकार के मैक्रो मतलब सब मेजर एलिमेंट्स बताए रखे थे। मेजर मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जो मेजर मिनरल्स है वो 7 प्रकार के थे, उसके हमने क्या क्या फंक्शन हो सकता है, क्या क्या उसकी डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब अपना बचा है ट्रेस एलिमेंट्स, जिसको बोला जाता है ट्रेस मिनरल्स, जिसको अपन बोलते हैं। ट्रेस मिनरल्स के बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिए। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन ट्रेस मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।